Hello everyone, welcome back to NCRT Filter. So in our last video, we have completed the chapter 1 of NCRT History class 9th, that is the French Revolution. And now we are going to study the chapter 2 of NCRT History class 9, and that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो गाइस इस चैप्टर को भी हम पिछले चैप्टर की ही तरह समझेंगे थ्रू स्लाइड्स, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे चैप्टर को पढ़ने से अच्छा है, लाइन बाय लाइन जाने से अच्छा है आपको जो की पॉइंट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो मेन आइडिया है चैप्टर का, वो आपको समझ आ जाए, तो उससे आप जो है पूरा चैप्टर खुद ब खुद डिकोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। अब गाइस सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह लेकर जाना है, ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर था वो क्या था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा उसके बाद कुछ इम्पैक्ट्स पड़ेंगे सोसाइटी पे, ठीक है, कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो उन चेंजेस से कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे सोसाइटी पर कि जो है मे बी सोशलिज़म स्प्रेड होने लगेगा यूरोप में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सोशलिज़म, ठीक है, क्या है सोशलिज़म आखिर। तो गाइज़ अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो मैंने आपको बताया था, सर्टेन आइडियोलॉजीज़ मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, और सोशलिज्म, नेशनलिज्म। सो दोज वर द आइडियोलॉजीज़। तो गाइज आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजीज़ मीन्स आइडियाज़ आप कह सकते हैं, ठीक है, कुछ आइडियाज़, एक थिंकिंग जो आपके दिमाग में बन गई है, दैट इज़ आइडियोलॉजी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे वन ऑफ दैट आइडियोलॉजी, दैट इज़ सोशलिज्म, ठीक है। तो यहाँ हम समझेंगे व्हाट इज़ सोशलिज्म। ओके, लेट मी चूज़ द कलर फर्स्ट। यस, तो गाइज अगर यहाँ पर आप देखेंगे वर्ड सोशलिज्म, ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो सोशलिज्म अब यहाँ पर ज़रा हम समझते हैं। Socialism, a political ideology advocating for social ownership of the means of production, had a profound impact on Europe and the world. ठीक है, तो सोशलिज्म क्या है गाइस? ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो कि एडवोकेट करती है सोशल ओनरशिप को। किसको एडवोकेट करती है? सोशल ओनरशिप को एडवोकेट करती है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो एक ओनरशिप होगी वो सिर्फ किसी एक हाथ में ना होकर होल सोसाइटी पर होगी, ठीक है, होल सोसाइटी के पास होगी ओनरशिप। मतलब कि ईच एंड एवरी पर्सन इज अलाउड टू हैव ओनरशिप ऑन द सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, तो सोशल ओनरशिप का ये मतलब हो गया। और यहीं पर अगर हम टर्म यूज़ करते प्राइवेट ओनरशिप, तो प्राइवेट ओनरशिप क्या हो जाता? किसी एक की ओनरशिप होना, ठीक है, ऑन अ सर्टेन वर्क और ऑन अ सर्टेन प्रोडक्शन, किसी एक की क्या ओनरशिप होना, ठीक है। तो सोशल ओनरशिप, ओके। तो सोशलिज्म का क्या मतलब है? ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि एडवोकेट करती है सोशल ओनरशिप को ओवर द सोसाइटी, या फिर कह सकते हैं आप किसी भी प्रोडक्शन पर, ठीक है। हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन यूरोप एंड द वर्ल्ड। तो ये जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, इसने क्या किया? एक इम्पैक्ट डाला था यूरोप पे, ठीक है, और यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पे भी ये स्प्रेड होती रही, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल गेन ट्रैक्शन इन द लेट 19th सेंचुरी, कल्मिनेटिंग इन द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, ठीक है। अब इनके जो प्रिंसिपल थे, सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल थे, उसने जो है ट्रैक्शन गेन किया 19th सेंचुरी में। तो अगर आपसे पूछा जाए सोशलिज्म जो है सबसे ज़्यादा किस सेंचुरी में आप देखेंगे स्प्रेड होते हुए, तो वो हो जाएगा 19th century में। It was spread in 19th century in the whole world, okay, culminating in the Russian Revolution of 1917। अब ये जो सोशलिज्म होगा ये एक टाइम पर इस मात्रा में बढ़ जाएगा, इस अमाउंट में बढ़ जाएगा कि आगे चल के आप देखेंगे कि ये शेप ले लेगा किसका? रशियन रिवॉल्यूशन का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो जिस तरह से आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट याद रखी थी, एंड दैट वाज 1789। अगर पूरी की बात करें तो क्या थी?
14 जुलाई 1789। ठीक है गाइज, आपको ये डेट्स ज़रूर से याद रखनी, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। ओके, एंड नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन, तो क्या डेट हो जाएगी आपकी 1917। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में सोशलिज्म का राइज। नाउ इसमें आप गाइज एक तरह से जो है कॉजेज़ पढ़ेंगे, इनको आप कॉजेज़ के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक तरह से कॉजेज़ दिए गए हैं। आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा, मार्क्स एंड एंजल्स हो जाएंगे, एंड सोशलिस्ट पार्टीज। तो दीज आर द कॉजेज़ जिनकी वजह से सोशलिज्म का राइज होगा आपके यूरोप में। ठीक है, जिसमें कि आप फर्स्ट कॉज देखेंगे तो वो हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इस टाइम पे आप लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होगा इन 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होगा तो आप देखेंगे कि वर्कर्स भी जो है ग्रो होंगे, मीन्स वर्किंग क्लास भी ग्रो होगी। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ होंगी उनमें काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर चाहे हुए होंगे, तो एक तरह से ग्रुप ऑफ वर्कर्स फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम वर्किंग क्लास कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे वर्किंग क्लास भी ग्रो हो रही थी, फेसिंग हार्श कंडीशंस एंड इनइक्वालिटी, जिनके साथ इनइक्वालिटी की जाएगी और इन्हें बहुत हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। क्यों? सोशलिज्म ऑफर्ड एन ऑल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इतने सारे वर्कर्स होंगे तो उनकी जो वेजेस देना होगा, वेजेस देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या होगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर एक तरह से इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। ठीक है, और ऐसे टाइम पर वर्कर्स काम कर रहे हैं फिर भी उनको वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें जो है बहुत हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, और ये किस लिए होगा? कैपिटलिज्म की वजह से। ठीक है, कैपिटलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, आप एक तरह से समझ लीजिए सोशलिज्म का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कैपिटलिज्म, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी प्राइवेट ओनरशिप की। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप का क्या मतलब होता है? किसी एक की ओनरशिप होना ओवर द प्रोडक्शन और ओवर द सिस्टम। ठीक है, तो एक की ओनरशिप होगी जो कि अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाएगा। ठीक है, सबके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगा। कैपिटलिज्म भी वही चीज़ होती है। ठीक है, इसी प्राइवेट ओनरशिप को आप कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक इंसान होता है जो कैपिटल लगाता है, वो सिर्फ क्या करता है, अपने वेलफेयर के बारे में सोचता है। ठीक है, और उसको नहीं है मतलब कि वर्कर्स को वेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, किसको मिल रहे हैं किस को नहीं मिल रहे। ठीक है, उसे सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, अपना प्रॉफिट देखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सोशलिज्म जो है ऑफर किया जाएगा एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म। तो अब ये कैपिटलिज्म के एक ऑल्टरनेटिव बन के आएगा सोशलिज्म। ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे कि वर्कर्स क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और आप देखेंगे द होल सोसाइटी विल बिकम वन, और ये क्या करेंगे, इस कैपिटलिज्म के खिलाफ बगावत करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड देखते हैं मार्क्स एंड एंजल्स। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। अब आपने मार्क्स, ये मार्क्स वही हैं, कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनके बारे में आपने पहले सुना भी होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों थे कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, इन दोनों की जो राइटिंग्स थी, यहाँ पर इन राइटिंग्स ने भी बहुत ज़्यादा क्या किया, इफ़ेक्ट डाला लोगों पर। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट डाला? अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था एनलाइटनमेंट आइडियाज़, तो मैंने वहाँ पर आपको सर्टेन फिलोसोफर्स के नाम बताए थे जिन्होंने कि लोगों को एनलाइटन किया था, लोगों को रीजनिंग करने की एक इच्छा जागाई थी उनके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखेंगे कि मार्क्स और एंजल्स ने भी यही काम किया, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू देयर राइटिंग्स। तो आप देखेंगे कि इनकी राइटिंग्स के थ्रू, जैसे कि वन ऑफ द मेन राइटिंग्स आप देख लेंगे कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी, आपने ये नाम पहले सुना भी होगा, प्रोवाइडेड ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर सोशलिस्ट थॉट। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है इनकी, कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था। ठीक है, सोशलिस्ट थॉट्स को इमर्ज करने के लिए लोगों के अंदर एक तरह से बर्थ हो रहा था सोशलिस्ट थॉट्स का लोगों के अंदर थ्रू दीज राइटिंग्स। ठीक है, तो इन दोनों का आप नाम ज़रूर याद रखेंगे, मार्क्स एंड कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स।
तो अब यहाँ पर थर्ड देख लेंगे हम सोशलिस्ट पार्टीज़। तो अब आप देखेंगे थ्रू आउट द यूरोप सोशलिस्ट पार्टीज़ फॉर्म हो रही थी। एक तरह से आप कह सकते हैं जो लोग सोशलिज्म के फेवर में थे वो लोग एक ग्रुप क्रिएट कर रहे थे जो कि लेटर कही जाती थी एज सोशलिस्ट पार्टीज़। तो इनका क्या काम था? इनका काम था लोगों को सोशलिज्म के प्रति क्या करना, अवेयर करना, ठीक है, कि क्या है सोशलिज्म, और एक तरह से सोशलिज्म को जितना हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड करना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है प्रोग्रेसिव वे में जो है काम कर रहे थे अपॉन सोशलिज्म, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, जितना हो सक रहा था इनसे उतना ये सोशलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे लोगों में। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, वर्कर्स के लिए भी जो है फाइट की थी, ठीक है, वर्कर्स के राइट के लिए भी बात की थी, और सोसाइटी में सोशल जस्टिस और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को प्रिवेल करने की भी इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 3 कॉजेज़ ऑफ राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 को देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के अंडर, ठीक है। एक तरह से ये पहली रिवॉल्यूशन थी जो कि रशियन रिवॉल्यूशन के अंडर आप देखेंगे, दैट इज़ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। अब यहाँ पर गाइज एक ग्रुप बनाया गया था जिसको बोला गया था बोल्शेविक, ठीक है। वैसे तो ये 2 ग्रुप्स थे, दैट इज़ मेंशेविक एंड बोल्शेविक, ठीक है। लेकिन मेंशेविक ग्रुप इतना फेमस नहीं था, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर इन बोल्शेविक ग्रुप। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आप देखेंगे इस टाइम पर ज़ार निकोलस सेकंड, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो मोनार्क थे उनका नाम था किंग लुई 16, उसी तरह से इस टाइम पर आप देखेंगे कि जो मोनार्क होंगे कहाँ के, रशिया के जो मोनार्क होंगे उनका क्या नाम था, ज़ार निकोलस सेकंड, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। तो इस टाइम पर क्या हुआ था, पहला आप देखेंगे कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेब्रुअरी में जो रिवॉल्यूशन होगी वो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कहलाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ज़ार निकोलस सेकंड थे वो अपने थ्रोन को एडिकेट कर देते हैं, यानी कि अपने थ्रोन से बेदखल कर दिए जाते हैं, और यही जो है क्या करेगा, लीड करेगा किसको, प्रोविजनल गवर्नमेंट को। तो अब जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि किंग लुई 16 को जो एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसके बाद में क्या हुआ था, एक जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं वो बनी थी, ठीक है, अंडर द मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जो कि आपने रेन ऑफ टेरर में पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़ार निकोलस सेकंड के एब्डिकेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी जाएगी जो कि लीड करेगी लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या होगा, ज़ार निकोलस सेकंड को एब्डिकेट कर दिया जाएगा और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। देन अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन होगी उसमें क्या होगा, द बोल्शेविक लेड बाय व्लादिमीर लेनिन सीज्ड पावर एस्टैब्लिशिंग द सोवियत यूनियन। तो यहाँ पर आप देखेंगे बोल्शेविक्स, ठीक है। अब जो ये बोल्शेविक ग्रुप बना है, यहाँ पर कोई तो एक लीडर होगा इस ग्रुप को जो है लीड करने वाला, तो वो लीडर कौन हो जाएंगे, उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। ये नाम भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्लादिमीर लेनिन। पूछा जा सकता है आपसे कि बोल्शेविक ग्रुप के जो लीडर थे वो कौन थे, तो वो थे व्लादिमीर लेनिन। सीज्ड पावर एस्टैब्लिशिंग द सोवियत यूनियन। तो अब ये करेंगे, क्या करेंगे, पूरी पावर सीज कर लेंगे, ठीक है। इनके ग्रुप में बहुत से जो है मेंबर थे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर देयर इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि व्लादिमीर लेनिन क्या करेंगे, पूरी पावर को सीज कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम किंग, और अब क्या करेंगे, ये रशिया को एक सोवियत यूनियन बना देंगे, ठीक है। नाउ थर्ड, दैट इज सिविल वॉर।
द बोल्शेविक्स फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस इन अ ब्लडी सिविल वॉर। अब यहाँ पर जाहिर है कि जब कोई अच्छा करने जा रहा है, ठीक है, कोई भी कुछ कर रहा है तो उसके अपोजर्स होंगे ही यहाँ पर, ठीक है, अपोजिशन में भी लोग होंगे जो कि उनके अगेंस्ट होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इनको भी, बोल्शेविक्स को भी जो है अपोजिशन फेस करनी पड़ी थी थ्रू एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस, जो कि कम्युनिज्म के खिलाफ थी जो फोर्सेस, ठीक है, उन्हें एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस कहा गया है। तो इनके थ्रू अपोजिशन फेस करना पड़ा था कि इनको, बोल्शेविक्स को, इन अ ब्लडी सिविल वॉर, जो कि रूप लेगा किसका, सिविल वॉर का, ठीक है। तो ये तीनों को आप याद रखेंगे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 में। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड जी, लेनिन एंड द बोल्शेविक पार्टी, ठीक है। तो यहाँ आप ये जो है पिक्चर देख सकते हैं, ये है व्लादिमीर लेनिन की पिक्चर, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा लेनिन्स लीडरशिप, ठीक है। लेनिन्स चेरिज्मा, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन प्रिपेयर्ड द बोल्शेविक्स टू विक्ट्री। अब जो सिविल वॉर हुआ था उसमें जो लेनिन का चेरिज्मा था, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थी, ठीक है, इन सारी इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ ने क्या किया, बोल्शेविक्स को प्रोपेल किया टू विन द सिविल वॉर। और इन लोगों को, बोल्शेविक ग्रुप को, जनरली हम कह सकते हैं बोल्शेविक ग्रुप को यहाँ पर क्या मिला, विक्ट्री मिली इन सिविल वॉर। तो अब बोल्शेविक पार्टी जीत गई। सेकंड, बोल्शेविक आइडियोलॉजी, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, बोल्शेविक्स अडॉप्टेड ए रेडिकल फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है। तो इनके जो आइडियाज़ थे वो किस पर बेस्ड थे, वो मार्क्सिज्म आइडियाज़ पर बेस्ड थे। मार्क्सिज्म आइडियाज़ मीन्स जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ थे, और कार्ल मार्क्स इसके बारे में बात करते थे, वो भी यही बात किया करते थे कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, बल्कि होल सोसाइटी की ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी आइडिया पर जो ये बोल्शेविक ग्रुप था उसका जो आइडियोलॉजी थी वो बेस्ड थी, ठीक है। एडवोकेटिंग फॉर अ सेंट्रलाइज्ड वन पार्टी स्टेट एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पर बोल्शेविक्स क्या करेंगे, ये वन पार्टी सिस्टम को जो है क्या करेंगे, एडवोकेट करेंगे, ठीक है, कि एक पार्टी होनी चाहिए जो कि जो है क्या करेगी, होल स्टेट को रन करेगी, और जो प्राइवेट ओनरशिप है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, प्रॉपर्टी पर सबका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड, दैट इज़ वॉर कम्युनिज्म। During the Civil War, Bolsheviks implemented a policy of centralized economic control and nationalization of industry. तो यहाँ पर सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने जो एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक कंट्रोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, सेंटर के हाथ में इकोनॉमिक कंट्रोल होना चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन फोर्थ स्लाइड पे आ जाते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो यहाँ हम देखेंगे सोवियत यूनियन का स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जिसको कि मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताया था कि अब क्या होगा आफ्टर द सिविल वॉर, जो आपका रशिया होगा वो क्या बन जाएगा, सोवियत यूनियन बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दैट इज़ शॉर्ट में अगर हम देखें इसे तो शॉर्ट में हम इसको कहेंगे USSR, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। The Soviet Union, a federation of socialist republics, was established in 1922. और ये कब इस्टेब्लिश होगी, ये 1922 में इस्टेब्लिश होगी। ये डेट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। USSR कब जो है फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, ये इस्टेब्लिश होगा 1922 में। एनकम्पासिंग ए वास्ट टेरिटरी एंड डाइवर्स एथनिसिटीज़। अब ये क्या करती थी, ये जो एनकम्पास करती थी वास्ट टेरिटरीज़ को, यहाँ पर इसके अंडर बहुत सारी टेरिटरीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत वास्ट थी, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको डाइवर्स एथनिसिटीज़ भी मिलेंगे। अब जब आप खुद सोचिए कि वास्ट नंबर ऑफ
टेरिटरीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है हर चीज़ डाइवर्स होगी, ठीक है। कहीं पर कोई लैंग्वेज होगी, कहीं पर को कैसा रहन सहन होगा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो कल्चरल एथनिसिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी और वास्ट टेरिटरीज़ मिलेंगी, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब इस टाइम पे आप देखेंगे कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर देयर वाज also the introduction of new economic policy. लेनिन इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में NEP बोलते हैं, अलाउिंग सम प्राइवेट एंटरप्राइज टू रिवाइटलाइज द इकोनॉमी आफ्टर द सिविल वॉर। तो अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो जो है रिवाइटलाइज करें, कैसे भी जो इकोनॉमी थी रशिया की उसको रिवाइटलाइज करें, ठीक है। क्योंकि सिविल वॉर में बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फॉल हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो है कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जो है अलाउ किया जाता है कि वो जो है कैसे भी रिवाइटलाइज करें इकोनॉमिक को ऑफ रशिया और यू कैन से सोवियत यूनियन। स्टालिन्स राइज टू पावर, जोसेफ स्टालिन। अब आप इनके बाद वो जो व्लादिमीर लेनिन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, इसके बाद आप देखेंगे इनको जो कि हैं जोसेफ स्टालिन। रूथलेस एंड एम्बिशियस पॉलिटिशियन, कंसोलिडेटेड पावर आफ्टर लेनिन्स डेथ, एस्टैब्लिशिंग ए टोटलिटेरियन रिजीम। तो यहाँ पर जो है लेनिन की डेथ हो जाती है और इसके बाद आप देखेंगे जोसेफ स्टालिन जो कि एक बहुत एम्बिशियस पॉलिटिशियन थे, वो जो है पावर में आएंगे और ये जो इस्टेब्लिश करेंगे टोटलिटेरियन रिजीम को, ठीक है। तो गाइज़ आज यहीं तक रखते हैं, इसी स्लाइड तक रखते हैं और आई होप आपको स्लाइड्स समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में ऑफ द सेम चैप्टर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।